यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियो की सूचना पाने के लिए बेल बटन भी दबाएं। साथियों नमस्कार। पीएम इंडिया ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पर्सनैलिटी ऑफ द वीक की इस खास कड़ी में बातचीत करने जा रहे हैं जाने माने लेखक, विधान परिषद बिहार के पूर्व सदस्य श्री प्रेम कुमार मणि जी से। प्रेम कुमार मणि जी, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। शुक्रिया जी। और साथियों, मैं बताना चाहूंगा कि इससे पहले कि इनसे बातचीत मैं शुरू करूं कि प्रेम का कुमार मणि जी प्रगतिशील मुद्दों को लेकर के काफी समय से लिखते रहे हैं। खासतौर पर मनुस्मृति पे उन्होंने जो लिखा है, भगवत गीता पे उन्होंने लिखा है, और बहुत सारे लेखों का संग्रह, उपन्यास भी उन्होंने लिखा है, और 5 कहानी संग्रह भी उनका जो है वो आ चुका है। तो आज प्रेम कुमार मणि जी से उनके बारे में ही उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। तो प्रेम कुमार मणि जी, आप ये बताइएगा कि आप कहाँ के रहने वाले हैं और कहाँ आपकी पढ़ाई लिखाई, शुरुआती जीवन के बारे में। मैं किसान परिवार से आता हूं और मेरे दादाजी किसान थे। पिताजी ने पढ़ाई की थोड़ी और वह फिर स्वतंत्रता आंदोलन में जुड़ गए। माँ शिक्षिका थी और उन लोगों ने अपने जमाने में बहुत सारे रूढ़ियों को, प्रचलित सामाजिक रूढ़ियों को तोड़ते हुए विवाह किया था। और मेरा जब जन्म हुआ 25 जुलाई 1953 को, तो आप समझ सकते हैं कि लोकतंत्र का पहला चुनाव भवन में हुआ था। नेहरू का जमाना था और स्वतंत्रता को आए अभी 10 साल भी नहीं हुए थे। तो वह एक जो दुनिया थी जिसमें हमारा जन्म हुआ, तो वह एक अजीब उत्साह से भरा हुआ था। पूरे देश में राष्ट्र निर्माण को, देश निर्माण को, समाज निर्माण को लेकर के कुछ उत्साह था और उसके बीच मेरा जन्म हुआ। मुझे जो बताया गया है और जो घर में मैंने सुना है, उसके अनुसार जो मेरे जन्म का पहला जलसा जिसे कह सकते हैं उत्सव, वह पिताजी के पार्टी दफ्तर में हुआ। जैसा कि मैंने बतलाया कि वह स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े थे और वह स्वतंत्रता आंदोलन के सबसे बाद वाले हिस्से से जुड़े थे। चूंकि जो उनकी उम्र 1925 में उनका जन्म हुआ था, तो आप स्वाभाविक है कि वह 1940 के बाद वो आंदोलन, 40 के लगभग, जो रामगढ़ में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, उसमें वह पहली दफा गए थे, शामिल हुए थे। और वह बल्कि कांग्रेस का अधिवेशन और सुभाष चंद्र बोस का समझौता विरोधी सम्मेलन दोनों आगे पीछे हुआ था। थोड़ा पहले समझौता विरोधी सम्मेलन हुआ था सुभाष बाबू का, उसके बाद कांग्रेस का सम्मेलन हुआ था। तो उसी का वह हमारे पिता सहजानंद सरस्वती के साथ, जो बिहार के किसान नेता थे, उनके दल के साथ समझौता विरोधी सम्मेलन में शामिल होने गए थे। जो बिल्कुल नौजवान थे, अभी कॉलेज में उन्होंने दाखिला लिया था और 42 के आंदोलन में उन्होंने हिस्सा लिया। उनकी पढ़ाई छूट गई, जेल में रहे। और उन लोगों, उस समय देश के आजाद होने का जो एक उत्साह था, तो यह सवाल था कि जो देश बनेगा, जो स्वशासन आएगा, सुराज आएगा, आजादी मिलेगी, वह किन के लिए होगी। वह जमींदार भी यहाँ थे, पूंजीपति थे, दूसरे बड़े लोग थे और फिर किसान मजदूर थे। तो मेरे पिताजी उस पक्ष में थे कि वह किसानों और मजदूरों के पक्ष में आजादी हो। और वह उस समय कांग्रेस के फॉरवर्ड ब्लॉक वाले हिस्से से जुड़े, जिसका बिहार में बड़ा जोर था। और वह फॉरवर्ड ब्लॉक के एक जिला स्तर के नेता भी हो चुके थे।
और उसी बीच आप समझ सकते हैं कि मेरा जन्म हुआ। पिताजी ने जैसा कि माँ से सुना, वह तेलंगाना के आंदोलन में भी अपने तरह से उन्होंने जाकर के हिस्सा लिया था, और वह कुछ गीत उनके थे, जो उसकी एक आध लड़ी माँ से मैंने सुना। एक हाथ में लाल झंडा, एक हाथ बंदूकवा कांग्रेसिया रे, क्रांति की हो गलवत तैयारी। एक हाथ में लाल झंडा और एक हाथ में बंदूक, कांग्रेसियों, क्रांति की तैयारी हो चुकी है। और वैसे माहौल में पले हुए पिता, पढ़े हुए पिता, राजनीतिक माहौल में जिन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक में साथ दिया, वह तेलंगाना मूवमेंट में साथ दिया, और वह एक तरह से जो वाम पक्ष था देश राजनीति का, उसके साथ रहे। वह 55 के करीब में जब सब सारे सितारे बुझने लगे, तो वह उन लोगों ने अपने नेताओं के साथ, जिसमें मैं शीलभद्रे, मणि वह, साहब कह रहा हूँ कि हाँ आप अपनी जीवन के बारे में बताएं। हाँ मैं बता रहा हूँ कि जी। वह फिर आ गए कांग्रेस में। और वह हमारे परिवार में भी एक अजीब तरह से माहौल था कि खुद पिताजी को मैंने जो स्मृतियों में बचपन में देखा, तो एक विखंडित व्यक्तित्व के रूप में देखा। ऐसे में मेरी पढ़ाई शुरू हुई। गांव में मेरी माँ शिक्षिका थी, पढ़ाई शुरू हुई। घर में एक राजनीतिक वातावरण भी था, बहुत चीजें सुनता रहता था। बहुत सारे अखबार आते थे, पत्रिकाएं आती थी। घर में बहुत अमीरी नहीं थी, बल्कि गरीबी थी, और माँ के वेतन से बहुत कुछ हो नहीं सकता था। लेकिन फिर भी पिताजी का जो उत्साह था, बहुत सारी जानकारियां, मुझे याद है कि जब बहुत बचपन में ही हिंदुस्तान, धर्मयुग आदि पत्रिकाएं, कई तरह के अखबार, हिंदी अंग्रेजी में, ये सब हमारे यहाँ आते थे। मेरी पढ़ाई गांव में हुई। और जो आज की तरह पहले स्कूल, कई तरह के स्कूल नहीं थे, सारे बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते थे। मैं नौबतपुर, जो पटना जिले का है, वहां मेरा परिवार आ गया था, चूंकि माँ शिक्षिका हो गई थी। तो हमारा पुराना घर, जो हमारे दादाजी का गांव है, वह अब अरवल जिले में पड़ता है। पुराना गया जिला था। गया जिला 5 भागों में विखंडित होकर के वो अरवल जिला में अब पड़ता है। लेकिन वहां से हमारा परिवार, जब माँ शिक्षिका हुई, उनकी नियुक्ति हुई पटना जिले के नौबतपुर इलाके में, और वहीं मेरा बचपन गुजरा। मैं जब 2 साल का था तब यहाँ मैं आ गया था। 55 में मेरी माँ यहाँ आ गई थी, 1955 में आ गई थी। और मेरी पढ़ाई लिखाई, मेरे मैंने जब आंखें खुली तो नौबतपुर को ही देखा। इसलिए मेरा सब कुछ नौबतपुर में है। वहाँ के स्कूलों में पढ़ा। हाई स्कूल का हाई स्कूल में जब मैं पढ़ता था, तब से समझदारी थोड़ी भी बननी शुरू हो गई थी। कुछ चीज़ों को मैं पढ़ने भी लगा था, कोर्स के बाहर की किताबों को भी पढ़ने लगा था। और मुझे याद कर सकता हूँ कि जब मैं शायद 9th क्लास में था, उस समय मैंने मार्क्स की जीवनी पहली दफा पढ़ी। और जी। उसके बाद वह मार्क्स की जीवनी लेनिन की लिखी हुई थी। और जो सोवियत पुस्तकें आती थी, लेनिन के लेखों के एक संकलन के साथ वह जीवनी थी, और बहुत बड़ी नहीं है, वह अभी भी उपलब्ध होगी, तो हिंदी अनुवाद था। मैंने उसे पढ़ा और उत्साहित हुआ। उन्हीं दिनों फिर राहुल जी की किताब जो है, राहुल संकृत्यान जी की किताब है कार्ल मार्क्स की जीवनी, उसे भी पढ़ा। और इस सब का एक थोड़ा-सा असर पड़ा। इस असर के साथ मैंने पहला लेख लिखा हाई स्कूल की पत्रिका के लिए। वह कार्ल मार्क्स पर लेख था। उनकी एक जीवनी थी, छोटी-सी, जो मैं लिख सकता था। मैं समझता हूँ 4 पृष्ठों की होगी। और वह मेरा एक तरह से पहला लेख था। वह हाई स्कूल में उस समय साइंस और आर्ट्स के विषय अलग-अलग हो जाते थे। मैं साइंस का विद्यार्थी था, लेकिन गणित का विद्यार्थी मैं नहीं था। गणित मेरे लिए बहुत कठिन रहा। और मैं जिसमें उस समय जूलॉजी और बॉटनी एक ही साथ बायोलॉजी कहा जाता है।
तो मैं बायो सेक्शन का बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत, समाज अध्ययन, ये सब हाई स्कूल तक मेरे विषय थे। और हाई स्कूल की परीक्षा में जब हो रही थी, ठीक उसी समय मैं बीमार पड़ा, बुरी तरह बीमार पड़ा। ऐसा बीमार पड़ा कि मुझे लगा कि मैं बचूँगा नहीं, घर के लोगों को भी ऐसा लगा कि मैं बचूँगा नहीं। और उसके ब्यौरा ज़्यादा न दे करके मैं इतना कहूँ कि उसका असर मेरी पढ़ाई पर भी पड़ा। और एएमके मैं किसी तरह से परीक्षा तो दे दिया, लेकिन रिज़ल्ट इतना खराब होगा मुझे भी उम्मीद नहीं थी। वह हुआ कि मैं ठीक-ठाक विद्यार्थी था, लेकिन मुझे फर्स्ट डिवीज़न नहीं मिल सका, जो कि सारे टीचर और सब लोग अपेक्षा करते थे। 3 नंबर से मेरा फर्स्ट डिवीज़न छूट गया। और सबसे बड़ी बात यह हुई कि जो सबसे मेरा अच्छा विषय था, वह था बायोलॉजी। उसी में मुझे सबसे कम नंबर आया था और मुझे लगा कि कहीं न कहीं कोई गलती हुई है। उन दिनों बड़ा मेरा उत्साह कमज़ोर हुआ, उदास भी स्वाभाविक था हुआ, लेकिन चलिए ये सब होता है। कॉलेज में आया, वहीं मैंने स्थानीय कॉलेज से प्री यूनिवर्सिटी किया और फिर मैं बाहर में आ गया, क्योंकि उस समय मुझे बौद्ध धर्म से भी एक जुड़ाव हो गया था और मुझे बौद्ध साहित्य पढ़ने में, उस धर्म में, उस विचारों को जानने में मेरी रुचि काफ़ी बढ़ गई थी। मैं बहुत चुपके से निकला नालंदा और वहाँ जाकर के मैंने भिक्षु जगदीश कश्यप से मुलाकात की, जो उस समय पाली इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर थे। और उस समय मेरी उम्र 19 साल की थी हुँ, और इंटर मैंने किया ही था। वहाँ मैं गया, वो मिले और मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतने बड़े आदमी हैं, इतने प्रसिद्ध हैं, उनकी जीवनी मैंने पढ़ रखी थी। वह मिले, मैं शायद बहुत छोटा उन्हें उम्र में दिखा होऊँगा और मेरे उत्साह से भर करके उन्होंने मुझे स्नेह दिया और कहा कि तुम पाली साहित्य भी पढ़ो। बिना पाली साहित्य को पढ़े तुम नहीं जान सकते बौद्ध धर्म को, बौद्ध धर्म के बारे में तुम कुछ भी नहीं जान सकते। ऐसे छिटपुट ज्ञान भले हो सकता है। और वहाँ से मैं बिहार शरीफ आ गया पढ़ने और बिहार शरीफ के कॉलेज में मैंने एडमिशन लिया, चूँकि मैं साइंस का विद्यार्थी था और रहना चाहता था, क्योंकि साइंस में भी मेरी वैसी ही दिलचस्पी थी, जैसे कि बौद्ध धर्म में। और विज्ञान के अध्ययन से मुझे दुनिया को समझने में मदद मिली। मैं इसके विकास क्रम को जान सका। मैं यह जान जड़ चेतन में क्या संबंध है, विकास कैसे हुआ, छोटे-छोटे प्राणियों से लेकर के मैमल तक का विकास कैसे हुआ, यह सब समझना इसमें मुझे मेरी गहरी रुचि थी। और सबसे बड़ा विषय था जो मेरे आकर्षण का, वो था जेनेटिक्स, जो आज भी मेरा बहुत प्रिय विषय है। तो वह हमारे शिक्षक लोग इस पर यह कर मेरी दिलचस्पी को देख कर के प्रसन्न होते थे। मैं बराबर शिक्षकों का प्रिय पात्र रहा। लेकिन नालंदा में जाकर के अनौपचारिक रूप से मैं पाली साहित्य का, पाली भाषा का भी अध्ययन मैं करता रहा। तो इस तरह से एक अजीब विरोधाभासपूर्ण ढंग से देखिएगा कि कहाँ बौद्ध धर्म, कहाँ मार्क्सवाद और कहाँ फिर साइंस के विषय और इन सब चीज़ों में आते मैं गया। इस तरह से मेरा यह था कि ग्रेजुएशन कर लूँ। पढ़ाई में मेरी बहुत ज़्यादा, डिग्री में मेरी रुचि कभी नहीं थी और ग्रेजुएशन के अलावा मैंने फिर कोई पढ़ाई नहीं की। औपचारिक रूप से कोई डिग्री वाली पढ़ाई ग्रेजुएशन के बाद मैंने नहीं की। घर की स्थिति काफ़ी खराब थी, इसलिए मुझे कुछ दिनों तक सरकारी नौकरी में भी रहना पड़ा। और चूँकि अ, कमीशन फेस करके तुरंत मैं नौकरी में आ गया, तो तुरंत नौकरी छोड़ना भी मेरे लिए संभव नहीं था, क्योंकि घर की आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि मुझे लगा कि थोड़ा ठीक इसे हो जाना चाहिए और इससे थोड़ा घर में सुकून भी माता-पिता को मिला। ख़ैर, लेकिन मेरे जो साहित्यिक अभिरुचियाँ थीं, लिखने का एक उत्साह था, तो मैं लेखन में इसलिए नहीं आया कि मैं कथाकार बनूँगा, उपन्यासकार बनूँगा, मैं
कलाकार, कला की दुनिया में कोई करामात दिखाऊंगा, यह मेरा उद्देश्य नहीं था। मेरा उद्देश्य हमेशा सामाजिक परिवर्तन का रहा था। एक ऐसा समाज हो जहां शोषण न हो, जहां गैर बराबरी न हो, जहां भाईचारा हो, समानता हो, आदि आदि एक न्यायपूर्ण व्यवस्था हो, इसकी तरफ मेरा ध्यान ज्यादा होता था। और स्वाभाविक है कि इन सब चीजों के लिए सबसे बड़ी चीज थी कि जनता से संवाद करना, लोगों से संवाद स्थापित करना। और संवाद स्थापित करने के कौन से माध्यम हो सकते थे? मैं समझता हूं कि कविता माध्यम नहीं हो सकता था। कविता में इसलिए मेरी कभी रुचि नहीं हुई, गद्य विधाओं में मेरी रुचि हुई। और मेरी पहली किताब थी जब मैं 18 साल 19 साल की उम्र में था, तो मैंने लिखा था वो मनुस्मृति एक प्रतिक्रिया। जी, मनुस्मृति जब मैंने उसका अध्ययन किया, तो मैंने कुछ उस पर छोटे-छोटे मैंने लेख लिखे और एक पुस्तक का रूप, वह पुस्तिका कहिए, पुस्तिका का रूप आकार ले सका। उसे जब मैंने उसके कुछ हिस्सों को पढ़ कर के सुनाया जगदीश काश्यप जी को, तो वो हँसे। वो विद्वान थे, कई भाषाओं के विद्वान थे। वह अ, हिंदी, संस्कृत, अ, पाली पाली का तो खैर वह मार्तंड ही विद्वान थे। उसके अलावा कई विदेशी भाषाएँ भी जानते थे, जर्मन, फ्रेंच, चाइनीज़ वगैरह के भी अच्छे जानकार थे वो। लेकिन उन्होंने जब कहा कि इसे तो छपना चाहिए, तो मुझे लगा कि यह छपने के लिए मैंने कुछ लिखा भी नहीं था। मैंने तो स्वांतः सुखाया लिखा था कि इस पर मैं क्या सोच रहा हूँ। और मेरी तो बस यह थी कि काश्यप जी ने अगर सुन लिया तो बहुत बड़ी बात है। उन्होंने खुद उसको कहा कि भेजो इसे। और उस समय बहुजन कल्याण प्रकाशन था, वह लखनऊ में, जिसके अच्छा, चंद्रिका प्रसाद जी जी थे उसके कर्ता धर्ता, उनके सब कुछ थे, उन्होंने ही स्थापित किया हुआ था। तो वहाँ भेजा गया और वह 73 में 1973 में वह किताब, वहाँ से ठीक 20 साल का मैं 73 में हुआ था, और 73 में वह किताब प्रकाशित हुई, मनुस्मृति एक प्रतिक्रिया। बस वह मेरा पहला प्रयास था। और मुझे आश्चर्य होता है कि जब कांशीराम जी ने पार्टी बनाई थी, तो मुझे बताया गया कि उस किताब की बहुत सारी प्रतियां, करीब कोई 50,000 प्रतियां उन्होंने फिर छपवाई थी, क्योंकि अपने कार्यकर्ताओं को वो देते थे। और अभी भी वह किताब बुकलेट के रूप में वैसे काफी पढ़ी जाती है। और मुझे आज से मैं समझता हूँ कि 30 साल पहले बताया गया था कि उसकी लगभग 1 लाख प्रति छप चुकी है। या 30 साल पहले करीब 90 में मुझे बताया गया था उसके प्रकाशक की ओर से। खैर, उसी बात मैंने दिनमान में लिखना शुरू किया। रघुवीर सहाय जी उसके संपादक थे और छोटे-छोटे कभी टिप्पणियाँ भेजता था। और जब उसमें मैं छपा पहली दफा, तो एक उत्साह हुआ कि मैं कहीं भी छप सकता हूँ। उसके बाद लिखने का एक सिलसिला बना रहा। कहानियाँ मैंने 1977 से शुरू की। उसका आरंभ 77 से शुरू किया, और पहली कहानी मेरी जो आई थी वह तीसरी बेटी, वह 1977 के सारिका में आई। 76 में कमलेश्वर जी से परिचय हुआ था, समांतर लेखक सम्मेलन हुआ था राजगीर में। और मैं बताऊं कि इस पर मैं पहले लिख भी चुका हूं अन्यत्र दूसरी जगह, कि कैसे कमलेश्वर जी के नेतृत्व में समांतर लेखकों का जो एक समूह था, उसका एक बड़ा हिस्सा अ, फासिस्ट विरोधी सम्मेलन में शामिल होने के लिए आया था, जो एक तरह से इमरजेंसी के समर्थन में वो लोग थे। हम लोगों ने लेकिन उसमें हिस्सा नहीं लिया। यह जरूर किया था कि वे जो लेखक आए थे उसमें महाराष्ट्र के बहुत सारे लेखक थे और दलित लेखक थे। जैसे बाबूराव बागुल आए थे, दया पवार, अर्जुन डांगले, सतीश कालसेकर, नेरूरकर, और भी कुछ लोग जिनका नाम अभी भूल रहा हूं। तो इन लोगों को इकट्ठा करके मैंने 1976 में ही वहां पटने में दलित
लेखन पर एक संगोष्ठी भी करवाई थी और मैं समझता हूँ कि अब दावा तो नहीं कर सकता, लेकिन मैंने जो सोचा कि 76 तक दलित लेखन पर हिंदी भाषी इलाके में कोई संगोष्ठी नहीं हुई थी और इतने बड़े-बड़े लोग जो दलित लेखन के बिल्कुल एक तरह से पुरोधा पुरुष थे, वो लोग उसमें शामिल हुए थे। बाबूराव बागुल तो बहुत ही सब लोग सम्मान करते थे बाबूराव बागुल का। वो आए थे, उनसे मेरा पत्राचार भी फिर हुआ और उन्हीं दिनों मैंने हिंदी जो हिंदी में जनयुग अखबार निकलता था। जनयुग दिल्ली से सीपीआई का वो अखबार हुआ करता था। तो उसके लिए एच के व्यास जी थे उसके संपादक, उन्होंने कहा कि एक लेख इस पर लिख दो। मैंने उनसे ऐसे मिला तो चर्चा की दलित साहित्य की, तो उन्होंने कहा कि इस पर तुम अगर लिख सकते हो तो लिख दो। तो उस पर मैंने एक लेख लिखा और वह लेख मैं समझता हूँ कि दसियों जगह पर छपा। वह जनयुग में छपा, वह फिलॉसफी एंड सोशल एक्शन में छपा, जो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से एक पत्रिका निकलती थी, धीरेन्द्र शर्मा जी फिलॉसफी के वहाँ प्रोफेसर थे, वो निकालते थे, उनके संपादन में निकलता था, उसमें भी छपी। वह बिहार से निकलने वाले सोशलिस्टों के अखबार जनता में प्रकाशित हुआ और भी कई जगह वह लेख प्रकाशित हुआ। तो वह दलित साहित्य पर हिंदी में उस समय 76-77 में वह पहला लेख था जो वह छपा था और इस तरह से साहित्यिक विषयों पर साहित्यिक सम्मेलनों में जाना, वही समय था लगभग कि मैं प्रगतिशील लेखक संघ से जुड़ा। लेकिन प्रगतिशील लेखक संघ में मैं बार-बार देख रहा था कि प्रगतिशील लेखक संघ की एक सीमाएँ थी और वह सीमा थी कि वो लोग आर्थिक पक्ष पर तो बहुत जोर देते थे, लेकिन वो सामाजिक पक्ष पर उतने अनुदार और उदास दिखते थे। वह बिल्कुल कहीं न कहीं सुस्त दिखते थे। दूसरी तरफ मैं देखता था जो अम्बेडकरवादी और समाजवादी लोग थे, वो लोग सामाजिक सवालों पर तो बहुत वर्णवाद, विरोध और वगैरह पर तो बहुत आगे थे, लेकिन आर्थिक पक्ष पर वह भी कमज़ोर थे। यह दोनों की कमज़ोरी मैं देखता था और मेरी कोशिश होती थी कि ऐसा सामाजिक राजनीतिक पक्ष बने कि जो आर्थिक और सामाजिक दोनों प्रश्नों को बराबरी के साथ देख सके, क्योंकि दोनों में एक अंतर संबंध बनता है। मैं देखता था समाजवादियों में कि वह जब से चरण सिंह के साथ उनका जुड़ाव हुआ, समाजवादियों का मैंने देखता था कि वह 2 बार समाजवादी बुरी तरह पीछे हटे। 1952 में जब उनका कृपलानी जी के साथ जब संबंध बना और समाजवादी पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी, उनके केएमपीपी किसान मजदूर प्रजा पार्टी से मिलकर प्रजा सोशलिस्ट पार्टी हो गई। तो इन लोगों ने कहा, जो कृपलानी जी ने कहा, वो गांधीवादी थे, कहा कि अब सोशलिस्टों को वर्ग संघर्ष की का सिद्धांत त्याग देना पड़ेगा। तो वर्ग संघर्ष का सिद्धांत इन लोगों ने अंततः त्याग दिया। नरेंद्र देव बहुत दुखी हुए, बावजूद इसके इन लोगों ने वर्ग संघर्ष का सिद्धांत सोशलिस्टों ने त्याग दिया। दूसरी तरफ दूसरी बार जब 1967 के बाद जब चरण सिंह से इनका संबंध बना सोशलिस्टों का, वह भारतीय लोक दल जो था, उसके साथ जब संबंध बना, तो इन लोगों ने सोशलिस्टों ने भूमि सुधार आंदोलनों को भी ताक पर रख दिया। फिर उन्होंने वह भूमि सुधार के लिए कोई काम नहीं किया। इन चीज़ों को मैं देख रहा था। यही वह समय था जब बिहार में नक्सलवाद का आंदोलन बढ़ा और नक्सलवाद का आंदोलन इसलिए बढ़ा कि वहाँ हमारे यहाँ भूमि समस्या काफ़ी थी। जिनके पास ज़मीन होती थी, जिनके नाम से खाते में ज़मीन होती थी, वे किसानी नहीं करते थे, लेकिन अपने को किसान कहते थे। जो किसान जो उस पे हल चलाते थे, जिनके हाथ में कुदाल था और हल था, जो वहाँ मेहनत करते थे, जिनकी औरतें धान रोपती थीं, वे लोग, उन लोगों के पास वह भूमिहीन किसान कहे जाते थे। तो मेरा स्वाभाविक जो झुकाव था वह भूमिहीन किसानों के साथ था और मैं देख रहा था कि हर गाँव में किस तरह से जो भूमिधरों का शोषण होता है और नक्सल आंदोलन जो वहाँ
बिहार में आया, तो उस आंदोलन से तो मैं उस तरह से नहीं जुड़ा, लेकिन एक उनके प्रति समर्थन का भाव हमेशा ज़रूर रहा। उनके प्रति मेरा समर्थन वह लिखने में भी आया, और वह जो भी हमारी कहानियों से गुज़रते हैं, वो कहते हैं कि आपके आपके लिखने में, आपके साहित्य में यह भाव कहीं से कहीं न लगता है कि आप नक्सलवाद को प्रोत्साहन दे रहे हैं। मैं प्रोत्साहन नहीं दे रहा हूँ, मैं बिल्कुल उसके पक्ष में हूँ। प्रोत्साहन तो देता है, मैं पक्ष में हूँ, मैं इसको छिपाना नहीं चाहता। लेकिन वह एक दौर था। लेकिन अब आप समझ सकते हैं कि इतने सारे चीज़ों से गुज़रते हुए जब मैं कोई विचार होता है, कोई क्रियाकलाप होते हैं, वह हमेशा एक समान बने रहें तो वह तो फिर जड़ हो जाता है। मैंने देखा है कि स्थितियों के अनुसार देखा कि क्या हो सकता है। अब जैसे 1990 में मंडल आंदोलन के कार्यक्रम हुए। मंडल आंदोलन ने जो जाति के हिसाब से जो दबे कुचले लोग थे, उनके पक्ष में सरकारी नौकरियों में प्रस्ताव आया और सरकार ने उसे स्वीकार लिया। वीपी सिंह सरकार ने इस पर बहुत हंगामा मचा। बहुत सारे लोग हमारे लेखक मित्र थे, इस पर अस्पष्ट थे। वो तय नहीं कर पा रहे थे कि हमें क्या करना है, किसके पक्ष में खड़ा होना है, ये है क्या? तो उस समय भी मैंने, लेकिन मार्क्सवादी ढांचे में, मार्क्सवादी सोच में इसको देखा, और आप उसे नकार नहीं सकते हैं। मैं उन लोगों में नहीं हूँ, जो उसी आंदोलन को लेकर के अनंत काल तक चलते रहे। वह उस सवाल को लेकर के, वह सवाल एक समय के बाद दब जाता है, जैसे आज ही दब गया है। अब हम उससे काम नहीं चला सकते, वह पुराना औजार हो गया है। लेकिन जब वहाँ था 90 में उसकी प्रासंगिकता थी, और मैं उसके पक्ष में था कि वह जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनको विशेष अवसर मिलना चाहिए। विशेष जी, अवसर के पक्ष में आज भी हूँ, लेकिन कुछ लोग इस अपनी राजनीति को इससे बाहर नहीं निकलने देना चाहते। मैं इसके पक्ष में, और भी दूसरी समस्याएँ हैं मुल्क के सामने, समाज के सामने, दुनिया के सामने, हमें उन सबको देखना होगा और उन सब से लड़ना-भिड़ना होगा। तो ऐसे माहौल में मैंने कहा कि मेरी जो पूरी ज़िंदगी का जो है, मेरी पढ़ाई-लिखाई और बाद का मेरा जीवन और मेरे लेखक की जो जो अपना अभियान रहा, तो यह सब मैं एक ऐसा ही अनुक्रम है कि मेरे जीवन का, मेरे सोच का और मेरे लेखन का बस मकसद यही रहा कि समाज में एक न्यायपूर्ण स्थिति बने, हुँ, हमारे समाज में कोई अपमानित न हो, कोई अपमानित अनुभव न करे, हम एक जी, दूसरे का सम्मान करें, और जी। न्याय वह चाहे वर्ण के आधार पर हो, रंग के आधार पर हो, लिंग के आधार पर हो, किसी क्षेत्र के आधार पर हो, हम इसका समर्थन नहीं कर सकते, हम इनके खिलाफ हैं। मैं वही जानना चाह रहा हूँ मणि साहब कि ये जो आपके अंदर जो आई ये बात, तो इसका बीज कहाँ पर पड़ा? कैसे आपको लगा कि ये जो रास्ता है ये सही है? इसके बारे में आप कुछ बताइए। यह तो बतलाया मैंने कि मैं जिन स्थितियों से मैं आया हूँ, किसान परिवार से आया हूँ, और एक सामान्य बिल्कुल गरीब परिवार जिसे आप कह सकते हैं, उस परिवार से आया हूँ। अब आप देखिए, हम लोग जब नौबतपुर में आए थे, तो मेरे परिवार के पास अपना कहने वाला घर नहीं था। स्कूल का जो क्वार्टर था, उसी में हम लोग रहते थे, छोटा-सा क्वार्टर था, और सारे भाई-बहन उसमें हम लोग रहते थे। और वहाँ मैंने पहली बार अनुभव किया कि जब स्कूल में पढ़ता था, तो एक बार पूछा जा रहा था किस गाँव के कौन हैं? मैं जिस गाँव में रहता था, उस गाँव के साथ जब खड़ा हुआ, तो कई लड़कों ने उठ कर के कहा कि नहीं, बाहर से आए हैं हमारे गाँव में, वहाँ के ये नहीं है, ये तो स्कूल में रहते हैं। और मैं उस समय इतना छोटा था कि मैं विरोध नहीं कर सकता था, यह तो सच्चाई थी कि मैं स्कूल में रहता था। उस गाँव में हमारे पूर्वज नहीं थे उस गाँव के। उस गाँव में हमारे दादा नहीं रहते थे, परदादा नहीं रहते थे। मेरी माँ नौकरी के सिलसिले में आई थी, और वह थीं।
वहां, और उस गांव का मैं दावा कर रहा था कि मैं भी उस गांव का हूँ। तो वह मैंने देखा कि जो मजाकिया जो छात्रों का आया था, तो उसकी व्याख्या मैं सयाना होने पर भी मैंने किया कि मैं क्या हूँ, मैं कहाँ का हूँ। और जब वह सोनिया गांधी से सवाल जब लोग पूछते थे, वह उसमें समाजवादी अमर सिंह भी थे और जॉर्ज फर्नांडिस भी थे, तो ये तो इटालियन है। तो मुझे लगता था कि वह सवाल मुझसे भी पूछा जा रहा है। सोनिया गांधी के जगह पर मैं खुद अपने को देखता था, मुझसे भी ऐसे ही पूछा जाता था कि ये तो बाहर के हैं। आज जब सीए के नाम पर लोगों से पूछा जाता है कि अपना सर्टिफिकेट दीजिए कि आप कहाँ के हैं, लोगों से यह अपनी भारतीयता स्पष्ट करने के लिए कहा जाता है, तो बार बार मैं अनुभव करता हूँ कि यहाँ तो मैं हूँ। मुझे भी कहा जाता था कि इस गांव के हो, या वो तो भेदभाव तुम इस जो है, तुम तो वो बाहर से आए, भेदभाव आपने झेला एक प्रकार। हाँ, बायली आदमी हो। तो यह बाहर का होने का और भीतर मेरे तो रग रग में नौबतपुर ही है। मैंने कहा कि मैंने तो नौबतपुर को ही देखा। वे लोग भी कहते थे जो मुझसे बाद जन्म ही हुआ इस धरती पर भी आए हैं, वो भी कहते थे कि मैं बाहर का हूँ। अब ऐसा जब यह जो आप कह रहे हैं कि कैसे भावना आई, तो ऐसे में ऐसे जीवन जीते हुए मुझे कौन सी भावना आएगी मेरे जीवन में, जब मुझे लगता था कि सब जो लोग बायली कहे जाते हैं, बाहर के कहे जाते हैं, वो ये लोग बाहर के हैं। और ऐसे में जब मैं रविंद्रनाथ का की वह जब पंक्ति पढ़ती थी, मैंने पढ़ी थी कि यहाँ हिथाय आर्य, हिथाय अनार्य, हिथाय द्रविड़ चीन, कैसे जो दूसरी पंक्ति उसकी है कि जितने जो है आर्य अनार्य द्रविड़ मुगल हून चीन, सब एक एक ही देह भयोलीन, वह सब एक शरीर में लीन हो गए। और आप गोरा, जब रविंद्रनाथ टैगोर का गोरा मैंने पढ़ा, तो गोरा में एक पात्र है गौर चंद्र मुखर्जी। उसे बहुत अभिमान है कि मैं तो ब्राह्मण हूँ और मैं देशभक्त हूँ, और देशभक्ति का वह अतिरिक्त गुमान पालता है। ऐसा मुझे लगता है कि वह उसमें रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1909 में उसे लिखा, तो वो लगता है कि उनके सामने तिलक का व्यक्तित्व है, क्योंकि वह तिलक उसी समय बिल्कुल 6 में उनका नरम दल गरम दल आगे हुआ, अलग हुआ था कांग्रेस से। तो वह जो नरम दल गरम दल का जो एक झगड़ा हुआ था कांग्रेस में, जिसमें तिलक बहुत ही प्रतिष्ठित भी एक तरह से हुए थे क्रांतिकारियों के बीच। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने कैसे देखा था? रविंद्रनाथ, यह ठीक है कि तिलक में एक राष्ट्रवादी भाव था, लेकिन उनका राष्ट्र थोड़ा सा कुलीन था, कुलीन राष्ट्रवाद था। और गोरा जब वो उपन्यास पढ़ते हैं तो उसमें गौर चंद्र मुखर्जी वैसे ही अपने राष्ट्र का अपने को हकदार समझता है कि हम लोग ब्राह्मण हैं और हम लोगों को इस राष्ट्र को आगे ले जाना है। वह थोड़ा सुधारवादी भी है, थोड़ा प्रगतिशील भी है, यह बात जरूर है। लेकिन उसे जब मालूम होता है आखिर में, उपन्यास के आखिर में उसके पिता बीमार पड़ते हैं और उसे बुलाया जाता है, और उसके पिता कहते हैं कि बेटा तुम मुझे मुखाग्नि मत देना। तो कहता है क्यों? तो कहते हैं कि, और उसकी माँ की तरफ इशारा करते हैं कि इसको बता दो। और उसकी माँ जो बताती है, वह कहती है कि तुम मेरे बेटे नहीं हो। 1857 में 1857 में जब गदर हो रहा था, तो सिपाही विद्रोह, तो उस समय हम लोग, तुम्हारे पिता नौकरी करते थे कानपुर में, और एक आयरिश दंपति ने भागते समय तुम्हें मुझे अपनी गोद में दे दिया कि बहन इसे पाल लेना, और वो लोग फिर मारे गए। तो तुम तो आयरिश हो। और वह खुद अपने को ब्राह्मण समझ रहा था, और अपने ब्राह्मणपन पर बहुत गर्व भी करता था, उसे राष्ट्रवाद से जोड़ता था, और वह छुआछूत मानता था। माँ को कहता था कि तुमने एक दुस्वाधीन नौकरानी क्यों रख लिया है। तो यह सब चीजों को जिस तरह से मैं समझ सकता था, दूसरा कैसे समझ सकते थे? मैंने जीवन था, वह लांछना मैंने सही थी। मैंने देखा था कि मेरे दिमाग में एक जो भारत बन रहा था, जो वह
कुछ दूसरे तरह का भारत था। वह रविन्द्रनाथ टैगोर जैसे भारत को देखना चाहते थे। वह गौर चंद्र मुखर्जी, वह ब्रह्म समाज की आलोचना करता है, लेकिन ब्रह्म समाज के नेता के पास जब वो जाता है जिनकी लड़की उनसे प्रेम भी कर रही होती है एक तरफा, तो वह कहता है कि अब तो आज से सारे देश के दरवाजे मेरे लिए बंद हो गए, सारे मंदिरों के दरवाजे मेरे लिए बंद हो गए, अब मैं क्या हूँ? तो वह ब्रह्म समाज के नेता, नाम था आसू बाबू शायद नाम है। वह कहते हैं आज तुम सच्चे भारतीय हुए हो, क्योंकि अब तुम्हारी कोई जाति नहीं है, कोई देश नहीं, अब तुम्हारा कोई धर्म नहीं है, तुम आज सच्चे भारतीय हुए हो। जी। तो तो ऐसे ही सच्चे भारतीय भारतीय लोगों की श्रेणी में आता हूँ, क्योंकि तो सचमुच हमारा तो कोई गाँव, इलाका, कोई जाति, कोई कुछ नहीं है, मेरा कुछ जी, नहीं। तो अब आप मैं मुझसे जब पूछते हैं कि हाँ, कुछ पूछ रहे थे। ये पूछना, मैं असल में आपकी जो आपका जो एक जो लेख है, काफी लंबा, जो आपने भगवत गीता के ऊपर लिखा है कि वो अ, किताब जो है बुद्ध धर्म की एक किताब के ऊपर लिखी तो गई है। तो हाँ, हाँ। मैं चाह रहा हूँ कि उसको लिखने की जरूरत क्यों पड़ी, उसके बारे में थोड़ा-सा आप बताइए? ज़रूरत से नहीं, ज़रूरत से आदमी नहीं लिखता है, आदमी के अपने विचार होते हैं। देखिए, संस्कृत जी, साहित्य का इतिहास बहुत बड़ा है और मैं उन लोगों में नहीं हूँ कि जो संस्कृत साहित्य की संस्कृत साहित्य, तो संस्कृत तो बौद्धों ने करीब 200 साल के बाद ही अपना लिया था, पाली को छोड़ दिया। बौद्धों के बीच जितने बौद्ध दार्शनिक हुए, ज्यादातर उन्होंने अपना काम संस्कृत में किया। धर्मकीर्ति, वसुबंधु, नागार्जुन, नागसेन, सबके काम संस्कृत में है। आप ये सब बड़े-बड़े, इन सब का स्तर शंकराचार्य से बहुत ऊंचा है। शंकराचार्य के दर्शन को इतना को इतनी प्रधानता दी जाती है। अब धर्मकीर्ति के सामने, नागसेन के सामने शंकराचार्य कुछ नहीं है। लेकिन सब लोगों की भाषा संस्कृत थी। उन लोगों ने, बौद्धों ने संस्कृत में एक योगदान दिया। संस्कृत को संकर संस्कृत बना दिया। संकर मतलब हाइब्रिड। वह जनता के तत्वों से जोड़ करके उसे संकर संस्कृत बना दिया। आप जैसे हिंदी, तत्सम हिंदी को जैसे प्रेमचंद ने बिल्कुल आम फाहम लोगों की हिंदी बना दिया। कुछ लोग तो उसे भारतीय बना रहे थे ना, संस्कृत के शब्दों को ठूस-ठूस करके क्लिष्ट बना रहे थे। जैसा क्लिष्ट बहुत लोग लिखते हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता। जी, लेकिन वो ऐसा समझते हैं कि हिंदी की बड़ी सेवा कर रहे हैं, संस्कृत शब्दों की मैं यहाँ भरमार लगा रहा हूँ। तो वह जनता के जो शब्द थे, उनसे जोड़ करके प्रेमचंद ने उसे एक अ प्रवाह में हिंदी बनाया, जो सचमुच लोगों ने जिसे पसंद किया और हम सब लोग उस जुबान में लिखते हैं, जो प्रेमचंद ने प्रेमचंद जैसे लोगों ने जिसे खड़ा रास किया। तो संस्कृत को भी संकर संस्कृत बौद्धों ने बना दिया। वह हाइब्रिड संस्कृत बना दिया और वह संस्कृत की रचनात्मकता उसे काफ़ी बढ़ गई। और वह जो संस्कृत में बड़े-बड़े लेखक हुए, कालिदास से लेकर के भवभूति और शूद्रक और दूसरे लोग, इन सब पर वह, इन सब की जुबान जो है, इन सब की भाषा जो है, वह संकर संस्कृत है। आप इस पर आप देखिए, जो खुद जो भगवत गीता की भाषा है, वह संकर संस्कृत है, बहुत सरल संस्कृत है। मैं बहुत चाव से संस्कृत को पढ़ता हूँ। लेकिन आप वह मैं कहता हूँ कि कॉपी की गई है। सौंदर नंद पहली सदी में हुए थे। अश्वघोष संस्कृत के बड़े लेखक थे, बौद्ध विद्वान भी थे। वो साकेत, जहाँ राम मंदिर बन रहा है, वहाँ के ही रहने वाले थे। और वह अश्वघोष ने बुद्ध चरितम लिखा है, सब लोग जानते होंगे। उन्हीं की कृति है सौंदर नंदम, जिसे आधार बना करके आधुनिक भारत में हिंदी के हमारे बड़े नाटककार मोहन राकेश ने एक नाटक भी लिखा है, लहरों के राजहंस। हुँ, तो सौंदर नंदम जब मैं पढ़ रहा था, तो मुझे लगा कि सौंदर नंदम और गीता में बहुत मेल है। तो सौंदरनंदम की भाषा जो है, वह उससे, अगर मुझे पूछा जाएगा, तो गीता की भाषा ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि बाद में जो चीज़ आती है तो उसकी भाषा तो बेहतर होगी ही। लेकिन हुँ, वहाँ भी 18 सर्ग हैं, वहाँ भी वैसे ही एक यहाँ कृष्ण हैं
और दुविधा में पड़ा हुआ है अर्जुन कि मैं लड़ूं कि नहीं लड़ूं, दुविधा में है और उसे उपदेश देते हैं। ठीक वहां भी बुद्ध हैं और दुविधा में वह उनका मौसेरा भाई नंद जो है और उसकी पत्नी सुंदरी, वह जो नंद दरअसल अपने ऊहापोह में पड़ा हुआ है, एक दुविधा में पड़ा हुआ है, ठीक अर्जुन की तरह। तो मुझे लगा, मुझे मैं आज भी मैं कहता हूँ, लगा नहीं आज भी मैं कहता हूँ, और उस छोटे से लेख में जो उसको मैं चाहता हूँ कि थोड़ा और विस्तृत करके मैं दूं, वह है यही मैंने देखा कि वो उसकी कॉपी है, पैरोडी है। और यह जो मद् भागवत गीता जो हिंदुओं का इतना बड़ा धर्म दर्शन माना जाता है, मुझे लगा कि तो सीधे उसकी पैरोडी की गई है, उसकी कॉपी की गई है। और आप कोई जो देख सकता है, या विद्वानों के लिए मैं बात रख रहा हूँ कि वो संस्कृत का जो संस्कृत साहित्य के जो विद्वान हैं वह देखें कि वह कोई भी जानता है कि भागवत उसके बाद लिखा गया, भाषा से ही पता चलता है। जैसे कोई अज्ञेय की भाषा को नहीं कह सकता कि प्रेमचंद के पहले की भाषा है, प्रेमचंद के बाद की भाषा है, सब कोई जानते हैं। जी। वह अगर अगर मोहन राकेश की भाषा है तो पता चलता है कि वह प्रेमचंद के बाद की भाषा है। अज्ञेय की भाषा प्रेमचंद के बाद की भाषा है। तो उससे भाषा से भी यह पता चलता है कि कब की कौन सी चीज है, क्योंकि उसका भाषा का एक अपना विकास होते रहता है, उसे कोई पकड़ सकता है। आज की भाषा से 21वीं सदी में हमारे जो लेखक, युवा लेखक साथी लिख रहे हैं, उनकी भाषा 19वीं सदी 20वीं सदी के जो उत्तरार्ध में लिख रहे थे, उनकी भाषा से अलग है। सॉरी। तो वह सौंदर्य नंदन और भागवत गीता में एक अंतर संबंध की बात नहीं कर रहा हूं, वह एक कॉपी। हालांकि अपने पूर्ववर्ती साहित्य से आदमी कोई भी एक रचनाकार बाद का सीखता है। जैसे कहा गया है कि कालिदास पर भी अश्व घोष के प्रभाव हैं। जैसे उन्होंने वृषभ चक्षु, बैल की आंखों की तरह पुरुष की आंखों का वर्णन उन्होंने भी किया है, अशोक घोष ने भी किया है और कालिदास ने भी किया है। तो यह प्रभाव बड़े लेखकों का हम लोगों पर जब हम लिख रहे हैं तो हम पर प्रेमचंद का प्रभाव, आज्ञेय का प्रभाव, हरिदास प्रसाद द्विवेदी का प्रभाव, मुक्तिबोध के प्रभाव तो होंगे, क्योंकि हमारे पूर्ववर्ती लेखक थे। अब कहाँ कितनी मात्रा में प्रभाव है यह जानना बहुत मुश्किल है। तो वह ऐसा ही प्रभाव इस पर बाद के परवर्ती लेखन पर अगर पड़ता है तो कोई बुरा नहीं है। लेकिन वह मद् भागवत तो एक तरह से साहित्यिक चोरी है। और मैंने ये लिखा, क्या यह साहित्यिक चोरी है या तो पैरोडी है? और उस पर गुमान है कि वह बड़ा दार्शनिक गुत्थियां सुलझाई गई हैं। खैर, इस पर मैंने केवल एक ध्यान दिलाया था कि लोग जरा कुछ लोग उस पर ऐसा लगा कि मैं कोई हिंदू धर्म को चुनौती दे रहा हूँ। चुनौती वगैरह मैं नहीं दे रहा हूँ। मैं तो विनम्र एक क्या करता हूँ, अगर गलत है तो खारिज कर दीजिए। प्रश्न उठाने का तो अधिकार है। अगर मैं भी हो सकता है कि गलत हूँ। मैंने तो एक अनुमान किया है और कुछ तथ्य दिए हैं कि इस पर सोचिए। हाँ, अगर कोई उन तथ्यों में कोई गलती हो तो मुझे बताया जाए। मैं पर रूढ़ तो हूं नहीं। मैं अगर गलत होऊंगा तो मैं स्वीकार लूंगा। लेकिन हमारे यहाँ विमर्श की गुंजाइश कम होती है। हमारे यहाँ वर्चस्व की गुंजाइश ज्यादा होती है। मसलों में जो है, धार्मिक मसलों में विमर्श की गुंजाइश तो बिल्कुल नहीं के बराबर है। यह बहुत बुरा है। मैं चाहता हूं कि हमारा जो समाज बने वह विमर्श के साथ रहे और वर्चस्व स्थापित करने के चक्कर में हम न रहें। हर चीज पर हम चाहते हैं कि हम दूसरों पर वर्चस्व स्थापित करें। यह कौन सा देश है? आपको कश्मीर के लोग बुरे लगते हैं, वह आपको देशद्रोही लगते हैं। आपको उत्तर पूर्व के लोग देशद्रोही लगते हैं, दक्षिण के लोग देशद्रोही लगते हैं। आपके बीच के ही जो लोग रहते हैं तो उसमें शूद्र
आदिवासी, पिछड़े, चलिए। दलित आपको देशद्रोही लगते हैं, तो आप यह आपका देशभक्त लोग कौन है? यह देशभक्त क्या ये थोड़े से अडानी और अंबानी और उनके जो चेले चपाटी और संघ के लोग हैं, और वही केवल देश हैं, वही भारतवर्ष है? हम ऐसा नहीं कहते, हम तो मानते हैं कि ठीक है। मैं सावरकर के पर भी मैंने लिखा, सावरकर की नाम पट्टिका जब वहां सेलुलर जेल से हटाने की बात की थी मणिशंकर अय्यर ने, मैंने विरोध किया था। नहीं, वह हमारी विचारधारा में एक वीर सावरकर जिन्हें कहा जाता है, सावरकर भी है। तो सावरकर के मत से मैं सहमत नहीं हूँ, लेकिन उनको अपनी बात करने का अधिकार होना चाहिए, है। उनकी बात पर हम विमर्श भी करते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि हम जो कह रहे हैं वह सत्य है और बाकी सब कुछ असत्य है। हमारे बात का वर्चस्व सब लोग स्वीकार करें, जो नहीं स्वीकार करेंगे उन्हें हम नहीं रहने देंगे। यह तो गलत है ना। हम तो सुनते हैं, हम तो सावरकर की किताबें भी पढ़ी है और मैंने लिखा भी है, और सावरकर की किताब उनके हिंदुत्व का एक पक्ष है, बस। हिंदुत्व के अनेक पक्ष हैं। हिंदुत्व का एक बंगाली पक्ष है जिसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने रखा था, एक मध्य देशीय पक्ष है जिसे कभी रखा था मदन मोहन मालवीय ने। एक तीसरा पक्ष जो, वह पक्ष है उनका जो सावरकर का है। तो सावरकर का हिंदुत्व है, वह हिंदुत्व के कई रंगों में एक रंग है। बिल्कुल। मैं अपने दादाजी को ख्याल करता हूँ, वह भी हिंदू थे, लेकिन वो उनका हिंदू आज कैसे चलेगा? नहीं चलेगा। वह किसान थे और किसान का अपना एक हिंदुत्व होता है। वह सारे लोग जो आज वहां दिल्ली में धरना दे रहे हैं, जो किसान, वह इन लोगों को देशद्रोही दिख रहे हैं, खालिस्तानी दिख रहे हैं। क्यों दिख रहे हैं? इन लोगों को मैं तो विनम्रता के साथ कहना चाहता हूँ, कोई ताकत की बात नहीं है। आप देश को ऐसे नहीं ले चल सकते हैं। देश सोवियत संघ की तरह कई हिस्सों में बंट जाएगा। आप आर्यावर्तीय दृष्टिकोण से देश को देखते हैं, राष्ट्र गीत गाते हैं। हम तो इकबाल के उस गीत की भी मैं तौहीन करता हूँ, जब वो ओ आ बेरोद गंगा, वो दिन है याद तुझको, उतरा तेरे किनारे जब कारवां हमारा। अरे कवि, आप किस कारवां की बात करते हो? कौन सा कारवां उतरा था गंगा के किनारे? आर्यों का कारवां के तुर्कों का कारवां? किस कारवां की बात करते हो? हम तो किसी तो कहते हैं कि सब लोग इस मिट्टी में मिल गए हैं, घुल मिल गए हैं, उसकी हम बात करते हैं। सबको यहाँ हम उनको उनके साथ लेकर चलना चाहते हैं। आप हो कि किसी को उसी में से देशद्रोही, दुश्मन, यहीं से दुश्मन घोषित करते हो। इस शत्रु भाव से शायद देश नहीं चलेगा। और हिंदी के एक लेखक या किसी भी भाषा के जुबान के लेखकों का काम है कि हम एक ऐसी दुनिया बनावे जहाँ सबको पूरी इज्जत के साथ अपनी बात रखने का, जीवन जीने का, सांस लेने का अधिकार हो। बहुत बढ़िया आपने कहा, और पूरी विस्तार से आपसे आज बातचीत हुई तमाम मसलों पर और तमाम मुद्दों पर। तो मणि साहब, मैं अब ये जाते-जाते जानना चाह रहा हूँ आपसे कि अभी किस विषय पर आप काम कर रहे हैं? कौन सी किताबें अभी हमको पढ़ने के लिए मिलेगी? किस प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हैं? इस बारे में कुछ बताइए। एक तो उपन्यास पर काम कर रहा हूँ, आधा काम हो चुका है। एक काम अभी खत्म किया है। सोशलिस्ट आंदोलन का, भारत में सोशलिस्ट आंदोलन का एक संक्षिप्त इतिहास लिखा है। वो करीब 200 पृष्ठ की किताब होगी, ज्यादा की नहीं। और उपन्यास भी मैं समझता हूँ कि इस साल पूरा हो जाएगा। इस साल नहीं, बल्कि मैं अगले 2 महीने में उसे खत्म कर लूंगा, समाप्त कर लूंगा काम को। एक तीसरा काम जो हमारे एजेंडे में आधा मैंने काम किया हुआ है, उसमें वह भारत के इतिहास को अपनी तरीके से, अपनी नजर से मैं रख रहा हूँ। और वह विद्वानों के लिए नहीं, वह बिल्कुल जो हमारे सामान्य पाठक जो हैं, वो मैं देख रहा हूँ कि इतिहास को लेकर के बहुत सारी चीजें, बड़बोलापन भी बढ़ गया है और कुछ लोग संत की बात नहीं कर रहे हैं। तो कोई दावा नहीं कर सकता कि मेरा या मैं, लेकिन सनक से दूर कम से कम हो, कुछ तथ्यों के आधार पर, एक विमर्श के आधार पर
जो एक समझदारी इतिहास की विकसित कर सकता हूँ, मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो उसका लगभग आधा काम हो गया, कुछ तो हिस्से प्रकाशित भी हुए थे। 34 अंकों में मैंने उसे लिखा था और अभी उसके 100 तक जाने का तो एक तरह से समझिए कि 1/3 काम उसका हो चुका है। वह अ, मौर्यों के इतिहास के बाद तक का मैंने काम वह किया हुआ है। तो वह काम भी हम अगले साल तक 1 डेढ़ साल उसमें लग सकते हैं। तो वह उसको पूरा करना है। ये 3 कामों पर अभी मैं लगा हुआ हूँ और ज़्यादा समय उसी में जाता है। कुछ दूसरी सक्रियताएँ भी हैं, सामाजिक राजनीतिक सक्रियताएँ भी हैं, वो समय भी जाता है, वो तो रहेगा। जी। चलिए बहुत अच्छा लगा कि आपसे बातचीत हुई पर्सनैलिटी ऑफ द वीक की इस खास कड़ी में और आपने अपने बिजी शेड्यूल से अपना एक समय निकाला हमारे इस एपिसोड में बातचीत करने के लिए। इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। और मैं धन्यवाद उन सब साथियों का भी करना चाहता हूँ जो कि इस एपिसोड को देख रहे हैं। अगर आपको इस चैनल में नया आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अब तमाम अपने दोस्तों रिश्तेदारों तक भी पहुँचाएँ। अगली बार हम फिर किसी खास पर्सनैलिटी को लेकर पर्सनैलिटी ऑफ द वीक की इस खास कड़ी में आपके सामने फिर से रूबरू होंगे। तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार। मणि साहब आपको भी मेरा नमस्कार। आपको भी बहुत-बहुत शुक्रिया और मेरा नमस्कार भी सभी श्रोता साथियों को भी मेरा नमस्कार।